गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बेटा, हम लोगों का जो एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर का टॉपिक चल रहा था उसी को हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे थे। तो देखो, लास्ट जो टॉपिक हमने पढ़ा था वो हमने पढ़ा था अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। किसी भी नए पार्टनर के एडमिशन की सिचुएशन में रिजर्व का, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, लॉसेस या फिक्टिशियस एसेट्स का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। तो ये टॉपिक तो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर मूव करते हैं जो मैंने इस टॉपिक से पहले आपको छुड़वाया था। ठीक है, तो देखो अब हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स and liabilities. Revaluation of assets and liabilities in case of admission of a new partner. Admission of a new partner. किसी भी नए पार्टनर के एडमिशन की सिचुएशन में एसेट्स और लायबिलिटीज का रीवैल्यूएशन करना। देखो बेटा, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज का मतलब क्या हुआ, ये टॉपिक आप लोगों ने प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ा था, इस चैप्टर में भी है और इससे नेक्स्ट चैप्टर में भी है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सेम है जो आपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा। तो देखो बेटा, रिवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है। रिवैल्यूएशन मींस रीअसेसिंग द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। हमारे बिजनेस की एसेट्स और लायबिलिटीज का दोबारा से वैल्यूएशन करना, रीअसेस करना इज कॉल्ड रिवैल्यूएशन। देखो, जब किसी पार्टनरशिप फर्म में कोई भी नया पार्टनर एडमिट होता है तो एट द टाइम देयर इज आल्सो रिक्वायरमेंट टू रीवैल्यू द एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द फर्म। फर्म की एसेट्स और लायबिलिटीज को रिवैल्यूएट करना जरूरी होते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल है कि भाई मान लो एक्स और वाई एक पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर है जिनका रेशियो 1:1 था और वो लोग पिछले 10 सालों से अपने बिजनेस को रन कर रहे हैं, लास्ट 10 ईयर से अपने बिजनेस को रन कर रहे हैं। उस दौरान 10 साल पहले उन लोगों ने कोई बिल्डिंग परचेज की थी जिसकी वैल्यू मान लीजिए लेट्स सपोज उस समय 50 लाख रुपीस थी, 50 लाख रुपए थी। ठीक है, आज की डेट में जेड नाम से एक नए पार्टनर को इंक्लूड किया जाता है और ये डिसाइड हुआ कि तीनों का रेशियो 1:1 होता है। ठीक है, लेकिन आज की डेट में हमारी जो बिल्डिंग 10 साल पहले 50 लाख रुपए में खरीदी गई थी, आज की डेट में वो बिल्डिंग हमारे लिए 80 लाख रुपीस की है, 80 लाख रुपए की बिल्डिंग है। आप लोगों को पता है कि एसेट्स के प्राइस कंटिन्यूअसली क्या होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। तो अब उस बिल्डिंग के प्राइस बढ़कर कितने हो गए, 80 लाख रुपीस हो गए। अब सीधी सी बात है कि इस बिल्डिंग के प्राइस इंक्रीज होने की वजह से फर्म को कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 30 लाख रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। और इस प्रॉफिट के ऊपर किसका राइट है भाई, सीधी सी बात है, जेड तो आज इंक्लूड हुआ है और ये प्रॉफिट पिछले 10 सालों का रिजल्ट है। तो इस प्रॉफिट पे किसका राइट है, केवल और केवल एक्स और वाई का। अगर मान लो फर्म इस चीज का कोई ट्रीटमेंट ना करे, आज जेड को फर्म में इंक्लूड कर ले, लेकिन मान लो आपको पता है फ्यूचर अनसर्टेन है, 2 दिन के बाद ही तीनों में झगड़ा हो जाए, फर्म को बंद करना पड़े। तो जब झगड़ा होगा, फर्म बंद होगी, तो उस समय तो जेड कहेगा कि भाई फर्म की सभी चीजों का बराबर हिस्से में बंटवारा कर दो क्योंकि मैं भी फर्म का पार्टनर बन चुका। तो उस केस में वो फर्म के अंदर जो 30 लाख का प्रॉफिट है उसमें 10 लाख का हिस्सेदार बन जाएगा, है ना, जो कि गलत है। इसलिए क्या होता है कि अगर जेड को हिस्सेदार बनाना है तो 2 ही ऑप्शन होते हैं, या तो जेड कंपनसेशन करे, भाई जो 10 लाख रुपए का फायदा हो रहा है या तो वो जेड फर्म को पे करे, या फिर एक दूसरा ऑप्शन होता है कि यहाँ पे जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है उसके ऊपर किसका राइट है, एक्स और वाई का, तो वो लोग इस प्रॉफिट और लॉस को आपस में बांटकर खत्म कर ले। जनरली हम लोग इसी केस को फॉलो करते हैं कि जब किसी पार्टनरशिप फर्म में कोई भी नया पार्टनर एडमिट होता है, व्हेन ए न्यू पार्टनर इज एडमिटेड इनटू द पार्टनरशिप फर्म, at that time there is a need to revalue the assets and liability। उस समय assets और liabilities का रिवैल्यूएशन करना जरूरी होता है। और जब हम लोग अपनी assets और liabilities को रिवैल्यूड करते हैं तो ड्यू टू रिवैल्यूएशन there is a increase or decrease in value of some assets
एंड लायबिलिटीज। एसेट्स और लायबिलिटीज के प्राइसेस में जो चेंजेस आ रहे हैं उन चेंजेस को दिखाने के लिए हम लोग एक अकाउंट बनाते हैं जिसका नाम होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट। देखो प्रीवियस चैप्टर में जो हमने रिवैल्यूएशन पढ़ा था सेम वैसे का वैसे है। देखो इस तरीके से रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाएगा। एसेट्स और लायबिलिटीज के प्राइसेस में होने वाले चेंजेस को शो करने के लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट। देखो डिटेल में ज्यादा नहीं बताऊंगा, प्रीवियस चैप्टर में बता चुका हूं, सेम वैसा का वैसा बनेगा। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। आप लोगों को प्रीवियस चैप्टर में बताया गया था वही बात यहां पे अप्लाई होगी कि एसेट्स और लायबिलिटीज के रिवैल्यूएशन की वजह से जो प्राइजेज में चेंज हो रहा है वो चेंज रिवैल्यूएशन अकाउंट में दिखाया जाएगा। जैसे आपकी बैलेंस शीट में मशीन दिखा रखी है 50,000 की, पहले से मशीन की वैल्यू कितनी है 50,000, लेकिन आज की डेट में जब हमने मशीन का रिवैल्यूएशन किया तो पता चला कि मशीन हमारे लिए कितने की है 60,000। तो अब आप देखोगे कि मशीन की जो प्राइस है वो 10,000 रुपीज इंक्रीज हो रहे हैं। तो ना तो 50,000 रिवैल्यूएशन में आएगा ना 60, जो इंक्रीज या जो डिक्रीज हो रहा है वो अमाउंट रिवैल्यूएशन में आएगा, जो चेंज हो रहा है। ठीक है, अच्छा अब कौन सी साइड में कौन सा अमाउंट आएगा? अगर रिवैल्यूएशन की वजह से प्रॉफिट होता है तो क्रेडिट साइड में, लॉस होता है तो डेबिट साइड में। आपको पता है प्रॉफिट किस वजह से होता है? एसेट्स के प्राइस इंक्रीज होने से या लायबिलिटी के प्राइस डिक्रीज होने से। और लॉस किस वजह से होता है? एसेट्स रिड्यूस होने से और लायबिलिटी इंक्रीज होने से। तो इधर क्या आएगा? बाय वर्ड का यूज किया जाएगा, बाय इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स, बाय इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स या फिर बाय डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, बाय डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटी। भाई कोई भी एसेट्स अगर डिक्रीज होती है, इंक्रीज होती है या कोई भी लायबिलिटी डिक्रीज होती है तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में। और डेबिट में क्या आएगा? टू इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटी या फिर टू डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स, अगर एसेट्स के प्राइस डिक्रीज होते हैं। तो ये कुछ अमाउंट है जो आपके रिवैल्यूएशन अकाउंट में शो किए जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद आप क्या करोगे? दोनों साइड का टोटल करोगे, दोनों साइड का टोटल। अगर आपकी ये वाली साइड ज्यादा आ रही है तो फर्म को क्या होगा? प्रॉफिट। और अगर डेबिट साइड ज्यादा आ रही है तो फर्म को क्या होगा? लॉस। जो भी रिवैल्यूएशन से प्रॉफिट या लॉस होगा उस प्रॉफिट और लॉस को ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। अगर वो साइड ज्यादा है तो यहां पे लिख देंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। और अगर ये वाली साइड ज्यादा है तो यहां पे लिखा जाएगा बाय लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। Whatever the profit or loss on revaluation will be distributed among partner in their old ratio। ठीक, अच्छा यहां पे एसेट्स और लायबिलिटी को बाय नेम दिखाया जाएगा। जैसे बिल्डिंग के प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं तो बाय बिल्डिंग, स्टॉक इंक्रीज हो रहा है बाय स्टॉक, क्रेडिटर रिड्यूस हो रहे हैं बाय क्रेडिटर, बिल्डिंग आपकी मशीन रिड्यूस हो रही है टू मशीन, टू फर्नीचर, इस तरीके से बाय नेम। ये आप लोगों को ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। ठीक, अच्छा अगर हम लोग रिवैल्यूएशन से रिलेटेड जर्नल एंट्रीज की बात करें, वो चीज भी मैं आप लोगों को बता चुका हूं। भाई मान लो अगर किसी भी एसेट्स के प्राइस इंक्रीज होते हैं या लायबिलिटी के प्राइस डिक्रीज होते हैं, क्या एंट्री होगी? एसेट्स अकाउंट डेबिट, लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। अगर एसेट्स के प्राइस रिड्यूस हो या लायबिलिटी के प्राइस इंक्रीज हो रहे हो
तो वो कहाँ दिखाए जा रहे हैं, रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को करोगे डेबिट, इन आइटम को करोगे क्रेडिट। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स टू लायबिलिटी। रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट के लिए रिवैल्यूएशन टू पार्टनर्स कैपिटल, लॉस के लिए पार्टनर्स कैपिटल टू रिवैल्यूएशन। ठीक है, क्लियर। तो देखो ये सारी चीजें मैं आपको प्रीवियस चैप्टर में ही पढ़ा चुका हूं। अब आप लोग इससे रिलेटेड डायरेक्टली इलस्ट्रेशंस देखेंगे। देखो इलस्ट्रेशन नंबर 49, इस क्वेश्चन में कहा गया है कि पास जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑन द एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। देखो किसी नए पार्टनर को फर्म में इंक्लूड किया जा रहा है और किसी भी नए पार्टनर के एडमिशन के समय इन ट्रांजेक्शन के लिए जर्नल एंट्री पास करनी, केवल जर्नल एंट्री पास करनी है। और यहाँ पे जो कुछ पॉइंट दिए गए हैं वो रिवैल्यूएशन से रिलेटेड पॉइंट दिए गए हैं। ठीक है, तो देखो आपको इनके रिगार्डिंग जर्नल एंट्री पास करनी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। इलस्ट्रेशन 49, यू हैव टू पास द जर्नल एंट्री। डेट, particulars, ledger full, amount, debit, amount, credit। फॉर्मेट आपने बना लिया। अब आपको एंट्री करनी है, कुछ रिवैल्यूएशन से रिलेटेड एंट्री है। देखो इसका जो फर्स्ट पॉइंट है बहुत अच्छा पॉइंट है, ध्यान से समझना। देखो इसमें पहले पॉइंट में कह रहा है कि स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाई 10% और बुक वैल्यू ऑफ स्टॉक दिखाई हुई है 54,000। देखो पहले इस पॉइंट को ध्यान से समझो। ये कह रहे हैं कि हमारे पास जो स्टॉक की बुक वैल्यू है ना वो 54,000 दिखाई हुई है और दूसरे पर आगे इसमें ये कह रहा है कि स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाई 10%। भाई जो स्टॉक है वो 10% अंडर वैल्यूड है। अब इस क्वेश्चन के थ्रू आप एक एक वर्ड का जो मीनिंग है, एक एक वर्ड की जो इंपॉर्टेंस है उसको क्लियर करेंगे। देखो हम लोगों को कहा गया कि स्टॉक 10% अंडर वैल्यूड है। ठीक है, अब इस लाइन का मतलब क्या हुआ, मतलब को क्लियर करो। देखो स्टॉक 10% अंडर वैल्यूड है, इसका मतलब स्टॉक के प्राइस 10% कम करने हैं या 10% कम है, दोनों बातों में बहुत फर्क है। देखो यहां पे जो वर्ड है इज, ये इज वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। एक वर्ड होता है इज और एक वर्ड होता है इज टू बी। ठीक है, दोनों में फर्क आएगा। स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाई 10% और एक स्टॉक इज टू बी अंडर वैल्यूड बाई 10%, दोनों में फर्क क्या है ध्यान से समझना। अगर लिखा गया स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाई 10%, इसका मतलब स्टॉक का प्राइस 10% कम है। स्टॉक का प्राइस 10% कम है तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने अपनी बुक्स में स्टॉक को ऑलरेडी 10% कम किया हुआ है। ठीक है, उसको कम करना नहीं है, कम तो वो ऑलरेडी है। भाई एक तो मैं कहूं कि दूध में एक चम्मच चीनी कम है, तो इसका मतलब एक चम्मच चीनी और डालो। और एक में अगर आपको कहूं दूध में एक चम्मच चीनी कम करनी है, इसका मतलब पहले ज्यादा थी अब कम करो। तो अब ये कह रहे हैं स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाई 10%, इसका मतलब स्टॉक का प्राइस 10% कम है, पहले से कम है तो उसको 10% बढ़ाओ, इंक्रीज करो। और अगर ये कहता है स्टॉक इज टू बी अंडर वैल्यूड बाई 10%, इसका मतलब स्टॉक को 10% कम करना है, इसका मतलब स्टॉक बढ़ा हुआ है तो उसको 10% कम करो, तब तो आप 10% कम करते।
अब ये कह रहा है कि 10% कम है, यानी कि पहले से कम है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं। एग्जाम में मोस्ट ऑफ स्टूडेंट इन्हीं पॉइंटों पे कंफ्यूज होते हैं। अदरवाइज रिवैल्यूएशन के 2 क्वेश्चंस आते हैं, दोनों इतने सिंपल है, 8 नंबर तो हर एक बच्चा ले सकता है। लेकिन इज, वाज, इज टू बी, वाज टू बी, इन वर्ड्स का बहुत गहरा मीनिंग है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि स्टॉक 10% कम है, इसका मतलब यू हैव टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ स्टॉक बाय 10%। लेकिन ये तो क्लियर हो गया कि स्टॉक के प्राइस को 10%, भाई स्टॉक का प्राइस 10% कम है, आपने 10% कम कर रखा है तो उसको बढ़ाओगे। अब क्या होगा, चलो हम लोग बढ़ाते हैं। लेकिन कई स्टूडेंट सोचेंगे जी 54,000 रुपीज की चीज है, उसको 10% बढ़ा दो, यानी कि 5400 रुपीज बढ़ा दो। यहां भी गलती हो जाएगी हमसे। क्यों? क्योंकि मान लो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं कि कोई चीज 100 रुपए की है, ठीक है, मैंने उसको 10% कम कर दिया, यानी कि 10 रुपीज कम कर दिया, तो कम होने के बाद उसकी वैल्यू कितनी है? 90 रुपीज है। ये वैल्यू कब है? कम होने के बाद। अब अगर मैं यहां पे आपको ये कहूं कि भाई स्टॉक इज 10% लेस, स्टॉक 10% लेस है, 10% कम है, देखा जाए तो 10% ही कम है। लेकिन वो 10% किसका कम है? इस वाले अमाउंट का या इस वाले अमाउंट का? ओरिजिनल वैल्यू का 10% कम है, ना कि बुक वैल्यू का। तो ये 54,000 तो हमारे पास क्या है? बुक वैल्यू है। और ये बुक वैल्यू कब है? 10% कम करने के बाद। तो अब अगर मैं 10% बढ़ाऊंगा तो इसका 10% थोड़ा ना बढ़ाऊंगा। अगर मान लो 90 रुपीज का 10% बढ़ाओगे तो 90 रुपीज का 10% तो 9 रुपए ही होता है, और इंक्रीज होने के बाद ओरिजिनल वैल्यू कितने पर पहुंचोगे? 99, जबकि ओरिजिनल वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 100 होनी चाहिए। जो भी कमी या ज्यादा करते हैं, इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं, वो ओरिजिनल वैल्यू का करता है। अगर ये कहता है 10% कम करना है, इसका मतलब ओरिजिनल वैल्यू अभी फिलहाल ये है, तब तो 10% कम करते तो 5400 आता। अब ये ऑलरेडी 10% कम है, तो किसका कम है? ओरिजिनल वैल्यू का। ओरिजिनल वैल्यू तो मुझे पता ही नहीं है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में मुझे पहले ओरिजिनल वैल्यू निकालनी पड़ेगी, मतलब कि इस पॉइंट के लिए हमें स्टॉक की ओरिजिनल वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और वो ओरिजिनल वैल्यू निकलेगी वर्किंग नोट से। तो देखो बेटा, यहां पे आप लोग वर्किंग नोट नंबर 1 में फर्स्ट वर्किंग नोट बनाओगे, कैलकुलेशन ऑफ ओरिजिनल वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू ऑफ स्टॉक। भाई इसमें हम मान लेते हैं कि लेट ओरिजिनल वैल्यू कितनी मान लो? x मान लो या 100 मान लो। अब आपने ओरिजिनल वैल्यू में से 10% कम कर रखा है, रिडक्शन। भाई रिडक्शन आपने कितना कर रखा है? x का 10%, ओरिजिनल वैल्यू का 10%, तो ओरिजिनल वैल्यू का 10% कितना हो गया? ओरिजिनल वैल्यू का 10% हो गया x/10। अब ओरिजिनल वैल्यू में से जो भी रिडक्शन हुआ वो माइनस करके क्या आती है? बुक वैल्यू, और वो हमें दी हुई है 54,000। तो देयरफॉर बुक वैल्यू, बुक वैल्यू कितनी हो गई? ओरिजिनल वैल्यू में से रिडक्शन को माइनस कर दो, x माइनस x/10। बुक वैल्यू हमारे पास कितनी है? 54,000, x माइनस x/10, 10 एलसीएम, तो यहां से आ गया 10x माइनस x, यहां से 54,000 दैट इज इक्वल टू 9x/10, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, x की वैल्यू हो गई 54,000 इंटू में 10 डिवाइडेड बाई 9, x की वैल्यू हो गई 60,000। इसका मतलब जो स्टॉक था उसकी ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी? 60,000 थी। ओरिजिनल वैल्यू स्टॉक की कितनी थी? 60,000। अब 60,000 का 10% कितना होता है? 6,000। 6,000 कम करने के बाद स्टॉक कितने पर आ जाएगा? 54 पे आ जाएगा। क्लियर? अब हमें इसका ट्रीटमेंट करना है। अब देखो, स्टॉक हमारे लिए 60 का था, आपने उसको 10% कम कर रखा है, यानी कि 6,000 कम कर रखा है। स्टॉक 10% कम है, यानी कि 6,000 कम है, तो उसको इंक्रीज करो। कितना इंक्रीज करोगे? 6,000 रुपीज इंक्रीज करोगे। अब जब आप स्टॉक को 6,000 इंक्रीज करोगे तो वो आपके लिए प्रॉफिट है या लॉस है?
सीधी सी बात है, प्रॉफिट है भाई। अभी तक आपने कम कर रखा है, अब आप उसको बढ़ाओगे तो स्टॉक का प्राइस 6,000 रुपीज इंक्रीज होगा, दैट विल बी ए प्रॉफिट। वो आपके लिए क्या होगा? प्रॉफिट होगा। और प्रॉफिट होगा तो कहां जाएगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में। तो इसके लिए हमारी फर्स्ट एंट्री बनेगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट को तो करोगे क्रेडिट, रिवैल्यूएशन को तो क्या करोगे? क्रेडिट, और स्टॉक को क्या करोगे? डेबिट। तो हमारी फर्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी? स्टॉक अकाउंट डेबिट। स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। स्टॉक के प्राइस को आपको इंक्रीज करना है, कितना? 6,000 रुपीज। ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट कहता है भाई स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाई 10%, और बुक वैल्यू वही 66 बता दी। स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाई 10%, स्टॉक 10% ओवर वैल्यूड है। देखो वही बात कह रहे हैं कि स्टॉक इज ओवर वैल्यूड, ओवर वैल्यूड बाई 10%। स्टॉक 10% ओवर वैल्यूड है, इज। तो स्टॉक ओवर वैल्यूड का मतलब स्टॉक के प्राइस को आपने ऑलरेडी 10% बढ़ा चढ़ा के दिखा रखा है, इंक्रीज करके दिखा रखा है। तो फिर क्या करें? डिक्रीज करें। भाई ऑलरेडी आपका स्टॉक 10% ओवर वैल्यूड है, इसका मतलब आपने अपने स्टॉक के प्राइस को 10% इंक्रीज कर रखा है, तो उसको 10% डिक्रीज करेंगे। लेकिन किसका? अब वही बात आ गई कि आपके पास बुक वैल्यू 66,000 रुपीज दिखा रहे हैं, बुक में कितने का स्टॉक है? 66, लेकिन ये 10% जाता है, इसका मतलब 10% बढ़ाने के बाद इसकी वैल्यू 66 आ रही है। अब वो 10% किसका बढ़ा होगा? वही बात मैं एग्जांपल से ले रहा हूं कि अगर मान लो हमारा स्टॉक 100 रुपए का होता, ओरिजिनल वैल्यू कितने की होती? 100 रुपए की होती, तो उसका 10% 10 रुपीज होता है। 10 रुपीज इंक्रीज करने के बाद हमारे पास स्टॉक कितने का जाएगा? 110 का आएगा। स्टॉक कितने का आएगा? 110 रुपीज का। 110 रुपीज का अगर मैं स्टॉक दिखाता हूं तो मैं कहूंगा कि स्टॉक 10% ओवर वैल्यूड है, लेकिन वो 10% किसका? 110 का या 100 का? नो डाउट 100 का, ना कि 110। तो उसी प्रकार स्टॉक 10% ऊपर है, ओवर वैल्यूड है, लेकिन वो 10% किसका? बुक वैल्यू का या ओरिजिनल वैल्यू का? नो डाउट ओरिजिनल वैल्यू का। अब व्हाट इज द ओरिजिनल वैल्यू? ओरिजिनल वैल्यू क्या है? इट इज नॉट गिवन, ये तो हमें गिवन ही नहीं है। तो इसका मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड द ओरिजिनल वैल्यू। हमें सबसे पहले ओरिजिनल वैल्यू की रिक्वायरमेंट है। अब ओरिजिनल वैल्यू कैसे निकालें? भाई नहीं पता, वही तरीका। ओरिजिनल वैल्यू क्या मान लो? x मान लो। अब यहां पे रिडक्शन नहीं हो रहा, बल्कि आपका क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीमेंट। वो कितना मान लो? x का 10%, इट मींस x बाई 10। कितना इंक्रीज हो गया? x बाई 10। तो उस हिसाब से बुक वैल्यू क्या होगी? ओरिजिनल वैल्यू प्लस में x बाई 10। ठीक है। अब इसको सोल्व कर लो, यहां से प्लस हो जाएगा, तो 9x की जगह कितना जाएगा? 11x। यहां से कितना आएगा? 54 की जगह बुक वैल्यू कितनी दी हुई है? 66,000। ठीक है, तो यहां से 66,000 दैट इज इक्वल टू 11x डिवाइडेड बाई 10। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, x की वैल्यू हो जाएगी 66,000 इंटू में 10 डिवाइडेड बाई 11। तो यहां से आपकी जो बुक वैल्यू है वो 60,000 आएगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो स्टॉक है उसकी ओरिजिनल वैल्यू कितनी है? 60,000 है। अब आप 60,000 का 10% करके देखो, 60,000 का 10% कितना हो गया? 6,000 हो गया। 60,000 का 10% कितना हो गया? 6,000। इसने कहा था कि भाई स्टॉक हमारा 10% ओवर वैल्यूड है, तो ओरिजिनल वैल्यू 60,000 थी, उसका 10% होता है 6,000। आपने अपने स्टॉक के प्राइस को 6,000 रुपए इंक्रीज कर रखा है। इंक्रीज किया हुआ है तो उसे क्या करोगे? डिक्रीज करोगे।
आप अपने स्टॉक के प्राइस को 6,000 रुपीज डिक्रीज करोगे तो वो आपके लिए क्या हो गया, लॉस, और लॉस को कहां दिखाओगे, रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में। तो सेकेंड एंट्री हमारी बनेगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट, यहां नरेशन में लिख देंगे फॉर डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ स्टॉक, स्टॉक के प्राइस को कम करने के लिए, ठीक है, स्टॉक के प्राइस को रिड्यूस करने के लिए। इसके बाद बेटा थर्ड पॉइंट में कह रहा है, थर्ड एंट्री कह रहा है वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी इंक्रीज टू 5 लाख, बुक वैल्यू है 4 लाख, इज टू बी। अब इज टू बी, वाज, बाई, इन वर्ड को भी समझो। देखो ये कह रहा है कि वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी इंक्रीज टू 5 लाख। भाई जो लैंड एंड बिल्डिंग है उसके प्राइस को 5 लाख रुपए तक इंक्रीज करना है, यानी कि जो हमारे पास लैंड एंड बिल्डिंग है उसके प्राइस को बढ़ाकर, देखो 2 लाख और बाई 5 लाख, ये पहले भी क्लियर कर चुका। 5 लाख का मतलब है 5 लाख तक बढ़ाना है। बुक में वैल्यू कितनी दिखा रखी है, 4 लाख। इसका मतलब ये हुआ कि लैंड एंड बिल्डिंग के प्राइस को कितना इंक्रीज करना है, 1 लाख। 1 लाख रुपए इंक्रीज करोगे तो वो आपके लिए क्या होगा, प्रॉफिट। प्रॉफिट होगा, कहा जाएगा रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को करोगे क्रेडिट, लैंड एंड बिल्डिंग को करोगे डेबिट। तो आपकी एंट्री क्या बनेगी, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, ये ऊपर वाले पॉइंट में 6,000, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितना इंक्रीज कर दोगे लैंड एंड बिल्डिंग के प्राइस को, 1 लाख रुपीस। यहां लिख देंगे फॉर इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। भाई लैंड एंड बिल्डिंग के प्राइस को इंक्रीज किया गया। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में कह रहा है कि वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी इंक्रीज बाय 5 लाख, बुक वैल्यू 4 लाख। वही देखो कंफ्यूज करने के लिए 5 लाख और बाय 5 लाख। 5 लाख का मतलब है 5 लाख तक बढ़ाओ, तो पहले जैसे 4 लाख था इंक्रीज करके उसको 5 लाख पे ले जाओगे तो कितना इंक्रीज करोगे, 1 लाख। अब ये कह रहे हैं कि बुक वैल्यू है 4 लाख, लेकिन ये कह रहे हैं कि लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी इंक्रीज बाय 5 लाख। लैंड एंड बिल्डिंग के प्राइस को 5 लाख रुपए से बढ़ाना है, यानी कि जो टोटल 4 लाख की वैल्यू थी उसमें 5 लाख और इंक्रीज कर दो, अब वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 लाख। तो लैंड एंड बिल्डिंग के प्राइस कितने इंक्रीज हुए, 5 लाख रुपीस इंक्रीज हुए। इसका मतलब फर्म को 5 लाख रुपए का प्रॉफिट है। प्रॉफिट है, कहां जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। रिवैल्यूएशन अकाउंट को तो करोगे क्रेडिट, लैंड एंड बिल्डिंग को करोगे डेबिट। ये की एंट्री हो जाएगी ऐसी कैसी, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। लैंड एंड बिल्डिंग्स प्राइस आर टू बी इंक्रीज बाय रुपीज 5 लाख। 5 लाख रुपए उनके प्राइसेस को बढ़ाना, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में आपको कहा गया है ए डेटर हुज ड्यू ऑफ रुपीज 40,000 वाज रिटर्न ऑफ एज ए बैड डेब्ट्स लास्ट ईयर, पेड रुपीज 30,000 इन फुल सेटलमेंट। देखो एक डेटर था, किसी बंदे के हम पैसे मांगते थे, हुज ड्यू ऑफ रुपीज 40,000 वाज रिटर्न ऑफ एज ए बैड डेब्ट्स इन प्रीवियस ईयर। उसकी तरफ 40,000 रुपए ड्यू थे जो पिछले साल बैड डेब्ट्स में राइट ऑफ किए जा चुके, यानी कि पिछले साल तक वो पैसा हमारा डूब चुका था, हमने ये मान लिया था कि हमारा पैसा डूब गया, ठीक है। ही पेड रुपीज 30,000 इन फुल सेटलमेंट। आज की डेट में उस बंदे ने हमें 30,000 रुपए की पेमेंट कर दी, वो भी फुल सेटलमेंट। अच्छा, प्लसन के टॉपिक पे एक बार वापस आओ। जब हम किसी बंदे के पैसा मांगते हैं और वो बंदा पेमेंट देने से मना कर देता है, हमारे लिए क्या कहलाता है, बैड डेब्ट्स। और अनएक्सपेक्टेडली अगर वो डूबा हुआ पैसा हमें वापस मिल जाए, अगर हमारा डूबा हुआ पैसा हमें वापस मिल जाता है तो हम उसे क्या कहते हैं, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड कहते हैं। अच्छा, जब डूबा हुआ पैसा हमें वापस मिलता है तो हम लोग क्या एंट्री करते हैं, प्लस में क्या एंट्री करते थे,
कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। चलो यहाँ पे एक चीज बता देता हूँ, जब तक कैश वर्ड क्लियर ना हो आप लोग बैंक के थ्रू एंट्री को प्रेफरेंस देंगे। तो हम लोग एंट्री क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड, ठीक है। अच्छा, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड को कहाँ दिखाते थे, P&L अकाउंट पे, लेकिन यहाँ तो P&L अकाउंट है नहीं, तो बैड डेब्ट्स रिकवर्ड को फिर कहां पे लेके जाओगे, रिवैल्यूएशन में, क्योंकि डूबा हुआ पैसा हमें वापस मिल रहा है तो वो हमारे लिए प्रॉफिट है। तो इसमें आप दो एंट्री बनाओ। पहली एंट्री पैसे को रिकवर करने की, एंट्री बनी बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड, फिर उस पैसे को रिवैल्यूएशन में ट्रांसफर करने की, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड टू रिवैल्यूएशन। अगर आप सिंगल एंट्री बनाते हो तो सिंगल एंट्री आपकी क्या बनेगी, सिंगल बना लो भाई। एक तरफ तो डूबा हुआ पैसा आपको मिल रहा है, आपके लिए प्रॉफिट है, रिवैल्यूएशन को करो क्रेडिट। बैंक में आपके पैसा आ रहा है तो बैंक अकाउंट को क्या करोगे, डेबिट। जब हमें डूबा हुआ पैसा वापस मिलेगा तो हम लोग उसके लिए एंट्री क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट, डूबा हुआ पैसा, सॉरी बेटा, बैड डेब्ट्स दो एंट्री नहीं बना रहे, सिंगल एंट्री। अगर आप बैंक टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड करोगे तो एक एंट्री और होगी, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड टू रिवैल्यूएशन। सीधा लिख सकता है बैंक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 30,000, ठीक है बेटा। डूबे हुए पैसे की एंट्री करने के लिए बैंक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। इसके बाद नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट एंट्री में कह रहे हैं एन ओल्ड कस्टमर हुज अकाउंट वाज रिटन ऑफ एज ए बैड डेब्ट्स हैज प्रोमिस्ड टू पे ₹15,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ऑफ ₹25,000। देखो, एक कोई ओल्ड कस्टमर था, कोई डेटर था जिसके हम 25,000 रुपीज मांगते थे, whose account was written off as a bad debts। उसके अकाउंट को पिछले साल हमने एज ए बैड डेब्ट्स राइट ऑफ कर दिया था, यानी कि पिछले साल तक उस कस्टमर का पैसा हमारे लिए डूब चुका था, उसने पेमेंट देने से बिल्कुल क्लियरली मना कर दिया था। अब ये कह रहे हैं नाउ ही हैज प्रॉमिस्ड टू पे ₹15,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज डेट। अब वो बंदा हमें 15,000 रुपीज देने का प्रॉमिस कर रहा है, यानी कि पहले हम उस कस्टमर के कितने मांगते थे, 25 मांगते थे, ठीक है। हमारे लिए वो पैसा डूब गया था, उसने मना कर दिया था। अब वो बंदा हमें प्रॉमिस कर रहा है कि जी मैं आपको 15,000 रुपए दे दूंगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो पैसा हमारा डूब चुका था, एज ए बैड डेब्ट्स राइट ऑफ हो चुका था, आउट ऑफ दैट अमाउंट देयर इज ए चांस ऑफ रिकवरिंग ऑफ 15,000। 15,000 रुपए रिकवर करने के चांस हो गए, यानी कि हमारा 15,000 रुपए का बैड डेब्ट्स रिकवर हो गया, ठीक है। वही बात है, प्रॉफिट है। प्रॉफिट है कहा जाएगा रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में, लेकिन ऊपर वाले पॉइंट में आपने बैंक को डेबिट किया था क्योंकि वो पैसा आपको रिकवर हो गया था, आपने बैंक को डेबिट कर दिया था। लेकिन यहाँ पे ही जस्ट प्रॉमिसिंग, वो कह रहा है दे दूंगा, दिए नहीं है। अब उसने एडमिट कर लिया कि जी चलो 15,000 रुपए मैं आपको दे दूंगा, इसका मतलब नाउ ही विल बी कंसीडर एज ए डेटर। आज की डेट में वो हमारे लिए क्या माना जाएगा, डेटर माना जाएगा। तो हम लोग उसकी एंट्री किस में करेंगे, डेटर में दिखाएंगे। एक तरफ डेटर नाम से एसेट्स इंक्रीज हो रही है, डेटर को क्या करोगे, डेबिट। दूसरी तरफ हमारे लिए प्रॉफिट है, रिवैल्यूएशन को क्या करेंगे, क्रेडिट। तो यहां पे हमारी एंट्री होगी डेटर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। डेटर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, कितना अमाउंट बेटा, 15,000। 15,000 रुपए रिकवर होने की उम्मीद बनी, ठीक है डियर। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री, देखिए बेटा, नेक्स्ट एंट्री में क्या कहा गया, नेक्स्ट में हमें ये कहते हैं लायबिलिटी फॉर क्लेम इंक्लूडिंग इन क्रेडिटर फॉर ₹20,000 इज सेटल्ड फॉर ₹16,000। ध्यान से समझो क्या कह रहा है, ए लायबिलिटी ऑफ ₹20,000 इंक्लूडेड इन सन्ड्री क्रेडिटर।
कोई 20,000 रुपए की हमारी लाइबिलिटी थी। लाइबिलिटी वो होती है जो अमाउंट हमें लोगों को देना है। इंक्लूडेड इन सन्ड्री क्रेडिटर, इसका मतलब वो लाइबिलिटी ऑलरेडी हमारे क्रेडिटर में शामिल है, ऑलरेडी वो लाइबिलिटी हमारे क्रेडिटर्स में इंक्लूड है। इट वॉज सेटल्ड फॉर ₹16,000, हमने इस लाइबिलिटी का सेटलमेंट कर दिया 16,000 में। यानी कि जैसे मान लो कोई क्रेडिटर था, बंदा हमारे 20,000 रुपये मांगता था, 16,000 दिए, हिसाब क्लियर, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे किस किस पे इफेक्ट पड़ेगा। देखो पहली बात तो 20,000 की लाइबिलिटी आपने 16,000 रुपये में सेटल की, तो यू हैव ए प्रॉफिट ऑफ ₹4,000, 4,000 रुपये का आपका प्रॉफिट है। प्रॉफिट कहाँ जाएगा? रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में। तो एक तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करोगे 4,000 से। सेकंड, आपने उस लायबिलिटी को सेटल कर दिया। सेटल मतलब हिसाब क्लियर, यानी कि आपने पेमेंट कर दी। पेमेंट करोगे तो आपके बैंक पर भी इफेक्ट पड़ेगा और एक इफेक्ट उस लायबिलिटी पे पड़ेगा। अब वो लायबिलिटी कितने की खत्म हो जाएगी? पूरी 20 की। बैंक पर कितने का इफेक्ट पड़ेगा? 16 का। आपके बैंक अकाउंट से कितना पैसा जाएगा? 16,000। एंड आल्सो यू आर अर्निंग ए प्रॉफिट ऑफ ₹4,000, तो उस प्रॉफिट को आप रिवैल्यूएशन में क्रेडिट करोगे। तो आपकी यहां पे जो एंट्री होगी 7th में, उसमें एक इफेक्ट पड़ा क्रेडिटर पे। क्रेडिटर एक लायबिलिटी है, प्लस में आप पढ़ के आ चुके हो। लायबिलिटी को रिड्यूस करने के लिए, डिक्रीज करने के लिए करते हैं डेबिट। तो आपकी लायबिलिटी टोटल डिक्रीज हो रही है 20, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट 2। हालांकि उसमें से 16,000 आपने बैंक के थ्रू पे किए टू बैंक अकाउंट एंड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन में कितना पैसा जाएगा? केवल 4,000, ठीक है। क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक टू रिवैल्यूएशन। क्रेडिटर पे कितने का इफेक्ट पड़ेगा? 20,000 का। बैंक पर कितने का इफेक्ट पड़ेगा? 16,000 का। और रिवैल्यूएशन पे कितने का इफेक्ट पड़ेगा? 4,000 का। रिवैल्यूएशन पे इफेक्ट है 4,000 का, ठीक है बेटा। नेक्स्ट पॉइंट है, एक कंप्यूटर परचेज ऑन 1 October 2016 फॉर ₹40,000 डेबिटेड टू ऑफिस एक्सपेंस is to be brought into account on 31st March, charging depreciation at the rate of 10% per annum on written down value basis। देखो बेटा, ये कह रहा है कि हमारे पास कोई कंप्यूटर था। ध्यान से समझना, इसमें डेट आपको कंफ्यूज करेगी। देखो ये कह रहा है कि हमने कोई कंप्यूटर परचेज किया था 1 October 2016 में, यानी कि 1.5 साल पहले, 40,000 रुपए का, ठीक है। और ये कहते हैं इट वाज डेबिटेड टू ऑफिस एक्सपेंस। आपने उसको ऑफिस एक्सपेंस में डाल दिया था, जबकि आपको पता है कंप्यूटर एक फिक्स एसेट्स है, इट शुड नॉट बी कंसीडर्ड जस्ट एज ए ऑफिस एक्सपेंस, ठीक है। वो आपके लिए फिक्स एसेट्स का काम करती है। अब ये कहते हैं कि इट इज टू बी ब्रॉट इनटू बुक्स ऑफ अकाउंट। इसको 31 मार्च 2018 को बुक्स में दिखाना है, चार्जिंग डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हुए। तो आप ये देखो 40,000 का कंप्यूटर कब खरीदा था? 1 October 2016, और शामिल कब कर रहे हैं? 31 March 2018। कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है। तो आप ये देखो 40,000 का कंप्यूटर आज की डेट में हमारे लिए कितने का हुआ? भाई 40,000 में से पहले साल 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च को अकाउंट क्लोज माना जाता है। 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगा होगा, कितना? 2,000। कंप्यूटर की वैल्यू कितने की रह गई? 38 की। फिर उसके बाद इस साल उसके ऊपर भाई 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018 तक, इस साल उस कंप्यूटर पे 10% डेप्रिसिएशन 3,800 रुपए। इसका मतलब ये हुआ आज की डेट में वो कंप्यूटर हमारे लिए 34,200 रुपीज का है।